गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हमने लेसन 7 स्टार्ट किया था। जीवों में विविधता के बारे में हमने जाना था और आज का हम लोग का नया टॉपिक है 7.2 वर्गीकरण और जैव विकास। इसे किस प्रकार वर्गीकृत किया गया और उनका जैव विकास किस प्रकार हुआ है, आइए देखते हैं। सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचनाओं के और कार्य के आधार पर पहचाना जा सकता है। सभी जीवधारी जो होते हैं, सभी जो जीव होते हैं, उनको शारीरिक संरचना और कार्य के आधार में हम उनसे पहचान सकते हैं और इन्हीं आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है और इन्हीं आधार पर उनका वर्गीकरण भी किया जाता है। शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में अधिक परिवर्तन लाते हैं। शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण जो होते हैं अन्य लक्षणों की तुलना में अधिक परिवर्तन लाते हैं, बहुत सारे परिवर्तन लाते हैं। इसमें समय के बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें समय की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर कहलाती है। अतः जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आते हैं, मतलब जब सामने आते हैं शारीरिक बनावट, तो यह शरीर में पश्चात में होने वाली कई परिवर्तनों को प्रभावित करता है। शरीर में पश्चात मतलब शरीर के भागों में बाद में बहुत सारे परिवर्तन लाता है। दूसरे शब्दों में शरीर की बनावट के समय जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है। जो पहले जब उनका विकसित होता है तब उनके शरीर के विकसित होने में जो पहला लक्षण हम उन्हें पाते हैं उनका पहला बनावट के तौर पर कहलाता है। मूल लक्षण के रूप में उन्हें हम जाना जाता है। इसमें यह ज्ञात होता है कि जीवों के वर्गीकरण का जैव विकास से कितना निकटतम संबंध है। जीवों के जैव वर्गीकरण का कितना निकटतम संबंध है, इससे यह पता चलता है जैव विकास क्या है। अब यहाँ पूछा गया है कि जैव विकास क्या है। हम जानते हैं कि जीवों को देखते हैं, हम जितने भी जीवों को देखते हैं वे सभी लगातार होने वाले परिवर्तनों को इस प्रकार के स्वाभाविक परिणाम है जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए जरूरी थे। सर्वप्रथम वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की इस अवधारणा को 1859 में अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया है। अब इनका जो वर्गीकरण दिया गया, उनका जो बेहतर जीवन जीने का जो व्यापन दिया गया है वो किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। जीव विकास का जो जीवन व्यापन का जो किताब है उनमें उन्होंने एक किताब लिखा था कि उनका किताब का क्या नाम है? 1859 में किताब का नाम है दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जीवों की जीवन व्यापन के लिए उनका एक किताब के रूप में लिखा गया था। जैव विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर देखने पर हम पाते हैं कि कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में चालन समय से लेकर देखने पर हम पाते हैं कि कुछ जीव समूह की शारीरिक संरचना में प्राचीन समय से लेकर आज तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब प्राचीन समय में जो जीव होते थे और अभी के समय में जो जीव है वही जीव में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ जीव समूह में शारीरिक संरचना में बहुत अधिक परिवर्तन पाए जाते हैं। लेकिन कुछ समूह में ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ समूह में हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे परिवर्तनें पाई जाती है। पहले प्रकार के जीवों को आदिश अथवा निम्न जीव कहा जाता है। मतलब पहले प्रकार के जीवों को आदिश तथा निम्न जीव कहा जाता है, जबकि दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नत अथवा उच्च जीव कहा जाता है। मतलब पहले जो जीव पाए जाते थे और अभी जो जीव पाए जाते हैं, पहले जीव को प्राचीन आदिश अथवा निम्न जीव कहा जाता है तथा दूसरे जीव को क्या कहते हैं? उन्नत अथवा उच्च जीव भी कहा जाता है। लेकिन यह शब्द सही नहीं है। इस शब्द को हम अच्छे रूप से नहीं मान सकते हैं। यह बोला गया है यहाँ पे कि यह शब्द सही नहीं है, क्योंकि इसमें उनकी विभिन्नताओं का ठीक से पता नहीं चलता है। उनके बंटवारे मतलब इन नाम के कारण उनकी विभिन्नताओं को उनका ठीक से नाम नहीं पता चल पाता है।
इसके बदले इनके लिए पुराने जीव और नए जीव शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इनके बदले हम क्या कर सकते हैं, इनको पुराने जीव और नए जीव के रूप में नाम दे सकते हैं। चूंकि विकास के समय जीवों के जटिलता का संभावना बनी रहती है, इसलिए पुराने जीव को साधारण और नए जीव को अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जा सकता है। मतलब जिससे इसके कारण जो अभी के समय में जो उनका जो वर्गीकरण किया जा रहा है, उनके द्वारा पुराने जीव को सरल, मतलब पुराने जीव को सरल के रूप में और नए जीव को जटिल के रूप में, अपेक्षाकृत जटिल के रूप में कहा जाता है। क्योंकि इनके नए जीवों में बहुत सारे जो शारीरिक संरचनाएं होती है वो परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, अलग रूप में वो निखरती है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है 7.3 वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमित संरचना। वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमित मतलब पद अनुसार कैसे संरचना किया जाता है, ये देखते हैं। ऑस्ट्रहेलिक 1894, रॉबर्ट व्हिटेकर 1959 और कार्ल बोस 1977 जैसे जैव वैज्ञानिकों के सारे सजीवों को जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित किया जाता है। विभाजित करने का प्रयत्न करता है, मतलब प्रयत्न किया। इन सभी ने सारे जीवों को जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने, मतलब जगत नामक एक बड़े जीव है, मतलब बड़ा वर्ग है, उसमें सबको रखने में इन सभी वैज्ञानिकों के द्वारा प्रेरित किया गया था। व्हिटेकर के प्राणी जगत को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा जीवों को बहुत सारे वर्गीकरण के रूप में बांटा गया था। और व्हिटेकर ने प्राणी जगत को 5 वर्गों में इसे विभाजित किया गया था। पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और अंतिम है 5वां एनिमेलिया। इन 5 वर्गों में विभाजित किया गया था। यह समूह कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाया गया है। इनका जो वर्गीकरण किया गया है किसके द्वारा, कोशिकीय संरचना, पोषण मतलब उनके पोषण के द्वारा, पोषण के स्रोत के द्वारा और तरीके तथा उनका जो तरीका उनके द्वारा तथा शारीरिक जो संगठन है, जो शारीरिक संरचना है उनके द्वारा इनका वर्गीकरण किया गया। बोस ने मोनेरा जगत को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। और की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो प्रयोग में लाया जाता है, और की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो प्रयोग में लाया जाता है। मोनेरा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इनके द्वारा उनको प्रयोग में लाया जाता है। पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उन समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे जगत, किंगडम, फाइलम जंतु या डिवीज पादप, वर्ग क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीन्स, जाति, स्पीसीज। इस प्रकार वर्गीकरण के पदानुक्रम मतलब जो पद में वर्गीकृत किया गया है, पदानुक्रम में जीवों की विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे से छोटे समूह में वर्गीकृत करते हैं। छोटे छोटे समूह में भी छोटे छोटे जीवों को भी इनका वर्गीकरण करते हैं। इन पदानुक्रम के अनुसार हम कुछ करते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुंच जाते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। वर्गीकरण का आधारभूत इकाई जाति है। क्या है? पहला आधारभूत इकाई जाति कहलाती है, मतलब स्पीसीज कहलाती है। अतः किन जीवों को एक जाति के जीव कहा जाता है? अतः किन जीवों को एक जाति का जीव कहा जाता है, ये पूछ रहा है। एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से पर्याप्त समानता होती है और वे जनन कर देते हैं। और एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से पर्याप्त समानता होती है, बाह्य रूप से पर्याप्त समानता उनमें पाई जाती है और ये जनन कर सकते हैं और इनमें भी जनन होता है।
व्हिटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। 5 प्रमुख विशेषताएं, इनका जो वर्गीकरण किया गया था 5 वर्गीकरणों को 5 भागों का, उनका विशेषताएं भी निम्नलिखित तौर पर कहलाती है। पहला है 7.3.1 मोनेरा। पहला भाग कौन सा? मोनेरा। मोनेरा जगत के जीवों में संगठित केंद्रक और कोशिकांग नहीं होते हैं। केंद्रक और इनमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इनके शरीर भी कोशिकीय नहीं होती है। इनके शरीर भी बहुकोशिकीय नहीं होती है, ये एक कोशिकीय के होते हैं। इसमें पाए जाने वाली विविधता दूसरे लक्षणों पर निर्भर करते हैं। इनमें जो पाए जाने जो विविधताएं होती है उनमें विविधता दूसरे लक्षणों पर निर्भर करती है। दूसरे लक्षणों पर इनका निर्भर होता है विविधताओं का। कुछ जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन कुछ जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं, लेकिन कुछ में नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन कुशलता पूर्वक तुलनात्मक रूप से कोशिका बहुकोशिक जीवों में कोशिका भित्ति में होने वाले या न होने के कारण आए परिवर्तन में भिन्न होते हैं। अब यहाँ बोला गया है कि कोशिका भित्ति के होने या न होने से मोनेरा वर्ग के जीवों में शारीरिक संरचना में आए जो परिवर्तन होते हैं, जो शारीरिक संरचनाओं के आए जो परिवर्तन होते हैं तुलनात्मक रूप से बहुकोशिकीय जीवों, मतलब जो तुलनात्मक रूप से बहुकोशिकीय जो जीवें होती हैं उनकी कोशिकाओं के द्वारा उनकी कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण आए परिवर्तन में भिन्न होती है। मतलब उनके जो कोशिकाओं के भित्ति में कोशिका भित्ति के होने या न होने में जो परिवर्तन होते हैं उनसे वो भिन्न कहलाती है। कौन सी भिन्न कहलाती है? जो कुछ जीवों में मतलब जो मोनेरा वर्ग में जो संरचनाएं जो उनका जो परिवर्तन होता है, जो संरचनाएं में जो परिवर्तन कहलाती है वो अन्य कहलाती है, मतलब अलग कहलाती है। पोषण के स्तर पर ये जीव स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। यह जीव क्या होता है कि दोनों पोषण के होते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु, नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया या साइनोप्लाज्मा। कुछ उदाहरण को चित्र 7.1 में दिखाया गया। 7.1 में दो उदाहरण के रूप में 2 चित्र दिखाए गए। पहला बैक्टीरिया, दूसरा एनीबिना भी दिखाया गया, बैक्टीरिया भी दिखाया गया। इनका उदाहरण के लिए दिखाया गया। अब हम लोग का नेक्स्ट प्रकार कहलाता है, नेक्स्ट वर्गीकरण जो किया गया था 7.3.2 है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है ये देखते हैं। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीव आते हैं एक कोशिकीय जीव में। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीरिया फ्लैजेला नामक रचनाएं पाई जाती है। इनके गमन के लिए इनमें कौन सी रचनाएं? सीरिया फ्लैजेला नामक रचनाएं पाई जाती है। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। ये कौन से? स्वपोषी विषमपोषी। मोनेरा भी स्वपोषी विषमपोषी दोनों प्रकार के थे और प्रोटिस्टा भी स्वपोषी विषमपोषी दोनों प्रकार के थे। उदाहरणार्थ एक कोशिका शैवाल, डायटम, प्रोटोजोवा इत्यादि। उदाहरण के लिए चित्र 7.2 देखें। उदाहरण के लिए चित्र 7.2 देखा गया, बोला गया है कि पैरामीशियम का उदाहरण दिया गया है, अमीबा का उदाहरण दिया गया है, प्रोटोजोवा का उदाहरण दिया गया, नहीं जुगलिना का उदाहरण दिया गया है। ठीक, इन 3 चीजों का उदाहरण दिया गया है और एक उसी के सीप शैवाल, टाइनम, प्रोटोजोवा इत्यादि और भी अलग अलग होते हैं। और हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है तीसरा वर्गीकरण जो किया गया था किनके द्वारा? विल टेकर के द्वारा। तीसरा 7.3.3 फंजाई क्या है? यह विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। यह क्या होता है? विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। यह पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। यह पोषण के लिए क्या होता है? सड़े गले पदार्थ पर निर्भर रहते हैं और इसलिए इन जीवों को मृतजीवी कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? मृतजीवी भी कहा जाता है। इनमें से कुछ जीव अपने जीवन के विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता
प्राप्त कर लेते हैं, बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इनके कुछ लक्षणों के जीव, इनमें से कुछ जीव अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता, मतलब बहुकोशिकीय जो लक्षण होते हैं, जो उनकी जो क्षमता होती है, कुछ वो प्राप्त कर लेते हैं। फंजाई अथवा कवक में टाइनिन नामक जटिल शर्करा भी बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। टाइनिन नामक जटिल शर्करा बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। फंजाई में क्या होता है कि फंजाई अथवा कवक में, फंजाई में टाइनिन नामक जो जटिल शर्करा से जो बनता है, शर्करा से जो बनता है टाइनिन, इसमें पाया जाता है। यीस्ट, मशरूम आदि फंजाई का उदाहरण है। फंजाई के उदाहरण क्या है? यीस्ट, मशरूम आदि बहुत सारे उदाहरण है। उदाहरण के लिए चित्र 7.3 दिखाया गया है। फंजाई का उदाहरण दिया गया है एस्पीजिलस, मैनीसिलियम, एगेरिक्स, ठीक। ये 3 प्रकार के मतलब उदाहरण के तौर पर दिखाया गया है। फंजाई का उदाहरण दिया गया है। कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती है। इनके साथ स्थायी स्तर मतलब इनके साथ संबंध बनाती है। शैवाल साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी संबंध बनाती है, अंतर संबंध बनाती है, जिसे सहजीविता कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? सहजीविता कहा जाता है। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। ऐसे सहजीवी जीवों को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। यह लाइकेन प्रायः पेड़ों की छालों पर रंगीन डब्बों के रूप में दिखाई देता है। पेड़ों की छालों पर रंगीन डब्बों के रूप में हम इसे पाते हैं। ठीक है, हम लोग का चौथा टॉपिक है प्लांटी। हम लोग का जो चौथा वर्गीकरण किया गया था विल्टेकर के द्वारा चौथा वर्गीकरण किया था प्लांटी, 7.3.4 प्लांटी। ठीक, आइए देखते हैं। इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। यूकैरियोटिक जीव आते हैं। ये जीव स्वपोषी होते हैं। ये क्या होते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। ये बहुकोशिकीय जीव में, यूकैरियोटिक जीव में आते हैं और ये स्वपोषी कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए यह जीव क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जीव क्या करते हैं? क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। सभी पौधों को इस वर्ग में रखा गया है। जितने सारे पौधे हैं सभी पौधों को क्या करते हैं? इस वर्ग में रखा गया है। चूंकि पौधों और जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु क्या होता है? चूंकि पौधे या जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं, अतः इन उपवर्गों की चर्चा पश्चात में खंड 7.4 में दिया गया है। मतलब इसका जो विषय, मतलब विस्तार से जो इनका जो नियम दिया गया, मतलब इसका जो विस्तार से जो क्या बोलते हैं, मतलब इसको अच्छी तरीके से जो एक्सप्लेन किया गया है उसको 7.4 में दिखाया गया है। इसके पहले हम लोग देखते हैं आखिरी जो प्रकार है विल्टेकर के द्वारा, आखिरी 5वां प्रकार कौन सा है? एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या है वो देखते हैं। इस वर्ग में ऐसे सभी, यहाँ पे 7.4 का भी उदाहरण दिया गया चित्र 7.4 में, खंड 7.4 में देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे चित्र 7.4 दिया गया है। 5 जगत वर्गीकरण, इनका जो वर्गीकरण किया गया है उनको इन चित्रों के द्वारा, मतलब इन चित्रों के द्वारा यहाँ पे दिखा दिया गया है। एनिमेलिया, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एनिमेलिया। इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को रखा गया है। इसमें कौन से जीव को? यूकैरियोटिक जीव को इसमें रखा गया है, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते। जिसमें क्या होता है कि कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं। इस वर्ग में जीव विषमपोषी होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इनमें रहने वाले जीव विषमपोषी होते हैं। इस उपवर्ग की चर्चा बाद में खंड 7.5 में जाएगा। इसका चर्चा अच्छी तरह से जो चर्चा किया गया है खंड 7.5 में दिखाया गया है। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है 7.4 प्लांटी, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। और उसके पहले, ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे प्रश्न 4 में
कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। ज्यादा कुछ पूछता नहीं है इसमें, सिर्फ बस खाली खंड के रूप में, वर्गीकरण के रूप में पूछता और डिफिनेशन के रूप में पूछता। जो पूछे आप लोग को उसको बनाना है। ये अंदरूनी क्वेश्चन है, ये आप लोग को बनाना ही बनाना है। और यहाँ पे प्रश्न 3 में भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन। उसके बाद प्रश्न 2 में यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रश्न 1 में 2 क्वेश्चन, मतलब 5 और इधर 5, 10 क्वेश्चन आप लोग के पास हैं। इससे आप लोग बनाइएगा और लेसन को पढ़िएगा फिर से। इसको क्या करना है कि पहले वाला लेसन जो आप लोग क्लियर कर चुके हैं, अगर किन्हीं का क्लियर नहीं है, जैसे कुछ डाउट है, तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि पहले फर्स्ट लेसन को आप लोग को अच्छे तरीके से एक बार फिर से स्टार्टिंग से पूरा रीड कर लीजिएगा। उसके बाद जो डाउट निकले आप लोग उससे पूछ लीजिएगा। और जो नया लेसन जो अभी चल रहा है उसको भी आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़िएगा। अभी जब भी स्टार्ट करें स्टार्टिंग से एक बार पढ़ने का कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आप लोग को स्टार्टिंग से एक तरीका से आप लोग को सब चीज समझ में आ जाएगा और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक। और इस बीच में जो 10 क्वेश्चन आते हैं इसको आप लोग को बनाना है। इसको आप लोग कंप्लीट बना लीजिएगा। ठीक है। इसको आप लोग फेयर कॉपी में उतारिएगा। एक अलग से फेयर कॉपी रखा कीजिएगा, उसमें आप लोग को इसको उतारना है। और जो क्वेश्चन आंसर भी दिए जाएंगे उसको आप लोग को फेयर कॉपी में ही उतारने को कहा जाएगा और वो फेयर कॉपी आप लोग का चेक भी किया जाएगा। इसलिए पहले बोल दिया जाता है कि आप लोग को फेयर कॉपी रखना है और जो अंदरूनी क्वेश्चन है वो आप लोग को खुद से क्लियर रूप से बना लेना है। ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो अभी आप लोग कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग घर पे ही रहिए, बाहर ना निकले, ज्यादा से ज्यादा समय मार्केट में ना रहें, बाहर ना घूमें। इसलिए बोला जा रहा है आप लोगों को क्योंकि अभी का समय चास में बहुत सारे संक्रमण फैल चुके हैं और कोरोना के बहुत सारे पेशेंट आ चुके हैं चास में भी। इसलिए आप लोग को कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा समय घर पे व्यतीत कीजिए, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास घर में बहुत सारे काम तो नहीं होते होंगे, कुछ ही काम होते होंगे जो आप लोग कंप्लीट होने के बाद पढ़ाई को कर सकते हैं। इसलिए आप लोग पढ़ाई पे भी ध्यान दिया कीजिएगा। थैंक यू।